नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण की ईवीएस क्लास की बात करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस इस क्लास में बात करेंगे और आज हम क्लास नंबर 60 क्वेश्चंस या 60 क्लास करने जा रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज सभी को पता होगा प्रत्येक क्लास हमारी जो होती है 20 प्रश्नों की होती है। तो यहाँ पर 60 जो है हमारे क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है। इसके पहले 59 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन प्रश्नों की यहाँ पे बात करेंगे। टॉप 20 में आप सभी का फीडबैक श्रोपरी है, शर्मान है। प्रत्येक शिक्षक बंधु का बात करेंगे, प्रत्येक टीचर्स फैमिली की बात करेंगे। जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न जो पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था, बहुत से प्यारे मित्रों ने, शिक्षक बंधुओं ने कमेंट किया था। मैं बहुत दिल से उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह तैयारी जारी रखें और फीडबैक करते रहें। प्रथम प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आप लोगों ने कमेंट किया था नई दिल्ली, बिल्कुल सही किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साथियों कि भारतीय मौसम विज्ञान के प्रमुख कौन हैं? मृत्युंजय महापात्र, प्रताप सिंह राणे, मृदुला सिन्हा, चर्चिल एलेमाओ। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान के या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जो प्रमुख हैं वह आपके मृत्युंजय महापात्र हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमुख मृत्युंजय महापात्र नामी वैज्ञानिक और चक्रवात चेतावनी के विशेषज्ञ मृत्युंजय महापात्र को 4 जून 2019 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का प्रमुख नियुक्त किया गया। IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाव में महापात्र उनकी टीम ने चक्रवात फोनी के प्रभाव सहित चक्रवात साइक्लोन, इसकी रफ्तार और जनजीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर सटीक पूर्वानुमान करने को लेकर ख्याति पाई है। तीसरा प्रश्न है, सारे नए प्रश्न मिलेंगे आपके और प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक क्लास हमारी जो होती है NCERT के पैटर्न पर होती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था? वायु प्रदूषण को हराना, एक विश्व हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो या प्रकृति से लोगों को जोड़ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2019 है, इसका जो मुख्य विषय था साथियों, इसका मुख्य विषय था वायु प्रदूषण को हराना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? प्रकृति से लोगों को जोड़ना, एक विश्व हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो या वायु प्रदूषण को हराना। देखिए, ये होती इंटेलिजेंसी वाली आंसर देना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2019 का मुख्य विषय यहाँ पे दिया गया, तो मुख्य विषय हमने जान लिया वायु प्रदूषण को हराना और यही ऑप्शन दे दिया गया। तो मुख्य विषय मतलब क्या होता है? थीम को लेकर ही विषय बनाया जाता है। ये विषय होता है वो थीम लेकर ही होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? तो वह हो जाएगी आपकी वायु प्रदूषण को हराना। क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका जो मुख्य विषय था वह सभी लोग जानते हैं वायु प्रदूषण को हराना। यही आपको क्या हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम भी आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण को हराना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न को समझिए, फीडबैक बेहतरीन दीजिए, क्योंकि जब फीडबैक अभी बेहतरीन होगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम के समय पर और इससे बेहतर होगा, तभी सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर होगा। तो साथियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। परिस्थितिक पिरामिड किसने दिए हैं? यूजीन ओडुम ने, विक्टर अर्नेस्ट सिल्फर ने, चार्ल्स एल्टन ने, डेनिस चिट्टी ने दिए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं चार्ल्स एल्टन ने दिए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल तौर पर हम प्रश्न जानते हैं और NCERT बेस्ड बुक सारे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हम वही प्रश्न कर रहे हैं, नए करंट वाले प्रश्न कर रहे हैं, जो थोड़ा टफ लेवल है उस टाइप के प्रश्न कर रहे हैं, ताकि सिलेक्शन आपको और बेहतर हो सके। क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सभी से बनते हैं, मेरे को पता है 90% लोग जो है नॉर्मल प्रश्न को उत्तर दे देंगे। तो परिस्थितिक पिरामिड चार्ल्स एल्टन ने दिए थे। किसी भी परिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों एवं विभिन्न श्रेणी को उपभोक्ताओं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, उनकी संख्या, जीवभार अर्थात बायोमास तथा संचित ऊर्जा एनर्जी कॉन्टेंट्स में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। और इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है
तो इसे परिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। और परिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने वर्ष 1927 में रखा था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बीजिंग, कानपुर, दिल्ली, कराची। तो सबसे प्रदूषित यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड में भारत का एक शहर है जो कानपुर आता है। जी हाँ, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर की कैटेगरी पर आता है। कानपुर शहर की बात करेंगे। और वहीं पर ये भी इंटेलिजेंसी वाला प्रश्न हो जाता है, या आपके सोचने की क्षमता को चेक करता है, जांचता है, परखता है कि भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है वह कौन सा आएगा। जब विश्व में कानपुर आ रहा है तो भारत में आएगा ही। डी ऑप्शन की बात करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। परिस्थितिक संतुलन के लिए न्यूनतम कितना वन आवरण अनिवार्य है? संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या संपूर्ण भूमि का 35%। तो परिस्थितिक संतुलन के लिए जो न्यूनतम कितना वन अनिवार्य है, तो परिस्थितिक अगर संतुलन चाहना है, हमारे चारों तरफ का जो ये आवरण है, पर्यावरण है, इसका संतुलन बनाए रखना है साथियों, तो आपको संपूर्ण भूमि का 35% पर वन होना अनिवार्य है। इसीलिए कहते हैं खुश रहिए और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता ही हमारी सुंदरता निखारती है। प्रकृति है तो मानव जनजीवन सब कुछ बना हुआ है। मानव व अन्य जीवधारी जिस जैविक और भौतिक परिस्थितियों एवं वातावरण में रहते हैं, उसे पर्यावरण और उसके दूषित होने की प्रक्रिया और इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम 33% भूभाग में वनावरण पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। आई होप सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक शिक्षक बंधु अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है, कमेंट सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? आपका कोयला होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, बायोमास होता है, या मिट्टी का तेल होता है, कैरोसिन होता है। तो आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होता है साथियों, वह होता है बायोमास, अर्थात हम सी ऑप्शन की बात करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बायोमास। बायोमास जो ऊर्जा होती है, यह बायोमास ऊर्जा कृषि, उद्योग तथा शहरों से निकलने वाले अन्य अवशिष्टों को संशोधित कर मिलने वाला एक वैकल्पिक ऊर्जा है, एक वैकल्पिक एनर्जी है। और बायोमास जो होता है, मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। प्रश्न आ गया कि मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन कौन सा है? आपका जवाब, आपका फीडबैक बायोमास ही होना चाहिए। और इसके अलावा यह सबसे अधिक विविधतापूर्ण भी है साथियों। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ है? वर्ष 2000, वर्ष 2002, वर्ष 2010 को या वर्ष 2017 को? तो जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपका फीडबैक आ चुका है, आपका कमेंट आ चुका है। तैयारी लाजवाब चल रही है, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, सारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं और 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है, एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, सपने को साकार करना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। जी साथियों, प्रश्न आ चुका है कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? अगर आपका जवाब 2222002, जी हाँ, ये 222 हो गया, अर्थात 220 और 2 अर्थात 2002 की बात करेंगे। ये 22 का गेम पे हमारा आंसर निकल आया। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है साथियों? विषाणु संक्रमण है, जीवाणु संक्रमण है, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना? आपका फीडबैक आ चुका है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक जो प्रमुख कारण क्या है साथियों, वह है जानवरों को दर्द निवारक देना। जब जानवरों को दर्द निवारक देंगे, जानवरों की मृत्यु होती है, तो फिर कौन खाता है? उसको गिद्ध खाता है, और गिद्ध खाता है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आइए जान लेते हैं कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिनमें बंगाल का गिद्ध, व्हाइट रम्ड वेल्चर,
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वर्ष 1992 से 2007 तक इनकी संख्या 99% 9% घट गई है, बहुत ही कम। अब यह घोर संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में पहुंच गया है और आप जानते हैं कि इसका मूलतः कारण पशु दवा डाइक्लोफिनेक है, जो कि पशुओं को जोड़ों के दर्द को मिटाने में काम आती है। जब ये दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है, डेथ हो जाता है, और गिद्ध उसको जब खाता है तो उसके गुर्दे बंद हो जाते हैं और फिर गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। और इसी तरह लगातार संख्या में कमी आ रही है। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल की बात करेंगे, गूलर की बात करेंगे, आर्कटिक की बात करेंगे, फर्न की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं होता साथियों फर्न कहलाता है। फर्न पौधे में फूल नहीं होते हैं। फर्न एक अपुष्पक पौधा है। चाहे यह प्रश्न आ जाए कि ऐसा पौधा जिसमें फूल न हो या अपुष्पक पौधा कौन है, अर्थात एक ही चीज़ है, अपुष्पक जिसमें पुष्प न हो। इसके जो होता है, इसको 3 भागों में जड़, तना और पत्ती में बांटा जा सकता है। यह बीजाणुधनियों से बीजाणु उत्पन्न करता है और इसी से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। साथियों अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? जीवाश्म ईंधन का जलना, उर्वरकों का उपयोग, औद्योगिक विस्तार या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग है इसके लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन का जलना भी है, उर्वरकों का उपयोग भी है और औद्योगिक विस्तार भी है, अर्थात डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर समझ रहे होंगे। फीडबैक अवश्य करें, क्योंकि आपका फीडबैक यहाँ पे कमेंट है जो होता है सर्वोपरि हमें मदद करता है आप तक को संदेश पहुँचाने का, आप तक को बेहतर प्रिपरेशन पहुँचाने का, आप तक बेहतर प्रिपरेशन को शेयर करने का, साथियों डिटेल के साथ शेयर करने का। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैस या मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होती है वह ग्रीन हाउस गैस होती है। ये सारी गैसें आ जाती हैं, तो हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोल सकते हैं। राष्ट्रीय हरि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अकॉर्डिंग टू 2020 न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय शाल्वी, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति UD शाल्वी। तो आप जानते हैं यहाँ से 2 प्रश्न हम क्लियर करेंगे। राष्ट्रीय हरित भी कह सकते हैं इसको, हरि या हरित। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष 2020 में जो अभी वर्तमान में हैं वह न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं, और इसके पहले 2010 में जिनकी नियुक्त हुई थी वह कौन से हैं? वह न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। लेकिन अब एक ही नाम आपको कंठस्थ करना है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, और बेहतरीन लाजवाब के लिए आपका फीडबैक भी बेहतरीन होता है कि नहीं होता है, सभी कमेंट करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका, कोलंबो श्रीलंका, नैरोबी कन्या लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है आपके नैरोबी कन्या पर है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 3-4 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और पर्यावरण में 25 से लेकर 28 नंबर कन्फर्म करना है, तो प्रत्येक क्लास सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 1972, 25 अप्रैल 1972, 5 जून 1972 या 25 जून। तो ये भी पता है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की बात करेंगे और सभी को पता है 5 जून पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है। हम बात करेंगे 5 जून 1972 की बात करेंगे, 1972 की बात करेंगे। सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। आई होप आपका जो एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इस परिवार को मोटिवेट करता है, इस परिवार को शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, शेयर करता है। आपका एक लाइक हमें 2 गुना मोटिवेट करता है, उतनी ही एनर्जी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। 100% संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना? कोलकाता, चेन्नई, सूरत, बेंगलोर। तो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र, जी हाँ,
ऐसा जिला जहाँ पर 100% जो है सौर संचालित सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्रों पर है, ऐसा भारत का जिला एक ही है, उसे कह सकते हैं सूरत। जी हाँ, गुजरात राज्य का मशहूर शहर सूरत की बात करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के लिए ये पहला जिला बन गया है जिसमें कुल 52 पीएचसी हैं और उन सभी को अब सौर मंडल द्वारा संचालित किया गया है। यह पहल केवल बिजली का बिल 40% तक नहीं लगाएगा बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में लड़ने में भी आपका मदद करेगा। और ऐसे अगर 20% जिलों में भी हो जाए भारत के तो क्या कहना है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 19 मार्च को। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप जायसवाल सर को भूल सकते हैं, इस परिवार को भूल सकते हैं, आप नए परिवार पर प्रवेश करेंगे, लेकिन साथियों शिक्षा को नहीं भूल सकते हैं। हमारा और आपका नाता सिलेक्शन तक ही ज़्यादातर होता है, लेकिन शिक्षा का जो नाता है जन्म जन्मांतर तक होता है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं 21 मार्च, अर्थात हम 21 मार्च से ऑप्शन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, 21 मार्च को पूरे विश्व में वन आवरण की कमी एवं वन संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता के बारे में जागरूकता विस्तृत करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय वन एवं स्थायी शहर है, ये ध्यान दीजिएगा। 20वां प्रश्न इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपके कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। आपका एक कमेंट, आपका एक फीडबैक, आपका एक नंबर कंफर्म कर देता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है साथियों, वह कहाँ पर है? आपका जवाब है, हम बात करेंगे नागपुर, जो विश्व का, सभी कमेंट कीजिएगा, नागपुर कानपुर ये दोनों अलग चीज़ें, इनको सम्मिलित नहीं करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है वह साथियों कहाँ पर है? आपके नागपुर पर है, आपके नागपुर शहर पर है। अगर आप नागपुर शहर से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने आप पर गर्व कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? आपके इंदौर शहर में, आपके भोपाल शहर में, आपके ग्वालियर शहर में, आपके लखनऊ शहर, नवाबों के शहर में। तो मध्य प्रदेश की संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक मॉक क्वेश्चन का आंसर तय करेगा और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास पर मिलेगा। आई होप जितने भी शिक्षक बंधु नए जुड़े हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारा सब्सक्राइब अर्न करना नहीं होता है या सब्सक्राइबर जोड़ना नहीं होता है, हमें केवल शिक्षा का शेयर करना है और आप तक क्लास को बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचे। हमें ये चाहना है आपके घर पर आपका नौकरी, आपके माता पिता के सपने को गवर्नमेंट जॉब के पाने से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और ये परिवार आपकी मदद कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो इस परिवार को आपका एक लाइक, आपका शेयर और सब्सक्राइब बनता है साथियों। जब आप यहाँ पे मोटिवेट करते हैं हमें, हम भी मोटिवेट दुगनी एनर्जी के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ हम आपके साथ बहुत सारे प्रश्नों को शेयर करते हैं ताकि आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का जो सिलेक्शन का स्कोर है और बेहतर हो सके। तो सभी फीडबैक करेंगे, टॉप 20 में से जितना आपका स्कोर हो, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु, भले ही आपके 20 में से 5 प्रश्न क्यों सही ना हो, 15 क्यों ना सही हो, 10 क्यों ना सही हो, सभी फीडबैक कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।